नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ में हूं पूजा परमार। अपने उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। कोविड-19 महामारी की कठिन चुनौती के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत हैं। आपको बता दें कि सोमवार को संसद में पेश केंद्र सरकार की 2021-22 की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। इन दोनों क्षेत्रों के सकारात्मक रुझान उत्तराखंड राज्य के लिए अच्छे संकेत माने जा रहे हैं। आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में कोविड-19 महामारी की पहली और दूसरी लहर की चुनौतियों के बीच सकल विकास दर में सतत सुधार का अनुमान लगाया गया है। राज्य में उद्योग और पर्यटन उद्योग की गति का ठहराव खत्म हुआ है और ये दोनों सेक्टर सुधार की ओर हैं। आर्थिक समीक्षा में सेवा और औद्योगिक क्षेत्र में सुधार के संकेत इसकी तस्दीक कर रहे हैं। और इसी के साथ में आर्थिक मामलों के जानकारों के मुताबिक उत्तराखंड की सकल विकास दर 2019-20 में 4.20% तक रही, लेकिन कोरोना काल में इसमें भारी गिरावट दर्ज हुई। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रचार के रंग भी तेज हो रहे हैं। कैंपेन के तहत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा समेत सभी सीटों पर प्रचार कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुरोला विधानसभा में पहुंचे और वहां एक रोड शो के बाद बीजेपी के समर्थकों को उन्होंने संबोधित किया। बीजेपी को बड़ी जीत मिलने का दावा करते हुए धामी ने 14 फरवरी को होने वाले मतदान के दौरान बीजेपी के लिए वोट करने की अपील की। इसके अलावा पुरोला के धामी ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि केवल चुनाव के लिए यहां आए हैं, जो 4.5 साल से गायब रहे। वहीं उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में विपक्ष का सुपड़ा साफ होने वाला है। सच बताऊं तो मैं पूरे उत्तराखंड के अंदर जा रहा हूं और मैं सोचता हूं कि अगर आज मैंने 5 सभाएं की हैं दिन में, तो कल 6 करूं। जहां अभी जा रहा हूं, लोगों में इतना जोश है कि मैं बता नहीं सकता हूं आपको कि उत्तराखंड की जनता 14 फरवरी का जैसे इंतजार कर रही है। और आपके बीच में आकर तो आज मैंने देखा कि प्रातःकालीन सभा में, प्रातःकालीन जनसंपर्क में जिस प्रकार से हमारे सभी नौजवानों का, बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का और सड़क पर खड़े हुए और दुकानों पर खड़े हुए देवतुल्य जनता को मैंने देखा, तो मुझे अब कोई संशय नहीं लगता। मैं आश्वस्त हूं कि पुरोला विधानसभा से बहुत बड़ी जीत यहां से होने जा रही है। कमल खिलने जा रहा है और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जितने लोगों ने यहाँ एक साथ ज्वाइन किया है, हिमानी जी यहाँ पर हैं, अन्य लोग यहाँ पर हैं, अब मुझे लगता है कि पता नहीं दूसरी पार्टी के पास कुछ बचेगा भी कि नहीं बचेगा यहाँ। तो पहले कहते थे कांग्रेस साफ हो जाएगी, सपा साफ हो जाएगी और क्या था, बसपा बिल्कुल क्लीन बोल्ड हो जाएगी, पहले कहते थे। यहाँ तो मुझे लग रहा है कि सारी पार्टियां साफ हो गई हैं। पिछले कई वर्षों से मैं लगातार यहाँ आता रहा हूँ। मैं जब युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष होता था तो मैंने सारे क्षेत्र का भ्रमण किया है, सारे क्षेत्रों में गया हूँ। इन क्षेत्रों के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज मोदी जी दिन रात उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उत्तराखंड को भी आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार से जितनी सुविधाएं यहाँ हो सकती हैं, सारी सुविधाओं को कर रहे हैं। चाहे आज हम 4 धाम रोडों की बात करें, ऑल वेदर रोडों की बात करें, चाहे हमारे धामों की बात करें, चाहे आज हम फल पट्टियों की, बागवानी की, उद्यान की बात करें। इस क्षेत्र में जिस प्रकार से फलों का उत्पादन होता है, उसका संवर्धन कैसे होगा, उसका संरक्षण कैसे होगा, उनको और कैसे तरक्की होगी, किसानों को आगे बढ़ने का कैसे अवसर मिलेगा, किसानों की आय कैसे दुगना होगी, उन सभी क्षेत्रों में भाई बहनों मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। आज हमारे बीच में बहुत सारे राजनीतिक दल आते हैं जो कभी महंगाई की बात करते हैं, कभी बेरोजगारी की बात करते हैं, कभी 4 धाम की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने तमाम जगह पर पोस्टर लगाए, उन्होंने कहा हम गैस का सिलेंडर इतने में दे देंगे, हम जो है बेरोजगारी खत्म कर देंगे।
भाइयों बहनों, जहां इनकी सरकार है, हमारे बगल में पंजाब में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है, महाराष्ट्र में सरकार है, क्या ये वहां जो उत्तराखंड के लिए कह रहे हैं वहां कहीं लागू करवाया है क्या? नहीं। आप बताइए, लागू करवाया है क्या? नहीं। बताइए, हाथ उठा के बताइए। नहीं। कहीं लागू नहीं करवाया, तो उत्तराखंड में कैसे लागू करवा देंगे? भाइयों बहनों, ये केवल चुनाव के लिए यहां आए हुए 4.5 वर्षों तक दिखाई नहीं दिए। इनके जो भी एजेंडे हैं वो केवल और केवल चुनाव के लिए हैं। चुनाव के बाद न इनके एजेंडे दिखाई देने वाले हैं, न ये दिखाई देने वाले हैं। कोवैक्सीन और कोविशील्ड, और जब वैक्सीन आई थी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये क्षेत्र भी हमारा, मैं जानता हूं अभी विकास की जो दौड़ है उस दौड़ में अभी पीछे है। यहां पर तमाम जगह पर लोगों को भरमाने का काम हुआ, लोगों को गुमराह करने का काम हुआ कि अगर आप वैक्सीन लगाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, वैक्सीन लगाओगे तो किडनी फेल हो जाएगी, वैक्सीन लगाओगे तो लीवर फेल हो जाएगा, वैक्सीन लगाओगे तो हार्ट फेल हो जाएगा, और यहां तक कि हो सकता है कि आपको दुनिया छोड़नी पड़े, यानी दुनिया में भी नहीं रहोगे। कहने का मतलब था कि मर जाओगे। ये काम किसने किया भाइयों बहनों? कौन से वो नेता थे? जब दूसरी लहर आई तो उस लहर में सबने देखा कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई थी वो हमारे बीच में से वास्तव में चले गए, भगवान को प्यारे हो गए, और जिन्होंने वैक्सीन लगाई थी वो सारे के सारे छोटी बीमारी, किसी को सर्दी हुआ, किसी को जुकाम हुआ, किसी को हल्का बुखार आया, और वो सारे के सारे ठीक हो गए। ऐसे हुआ कि जैसे गोली आती है, कहते कनपट्टी के पास से निकल गई। मोदी जी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, देश को आगे ले जाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनकी सरकार आपने 2016 में देखी होगी, 2017 में देखी होगी। जब वो सरकार में होते थे तो कहते थे, मंत्रियों से कहते थे मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा। आप लोगों ने टेलीविजन पर देखा होगा, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, जितना लूटना है लूट लीजिए, जितना खाना है खा लीजिए। माफियाओं का राज, भूमाफियाओं का राज, गुंडों का राज, इस प्रकार से बड़े बड़े सिंडिकेट चलते थे भाइयों बहनों। एक तरफ ऐसे लोग हैं जिन्होंने केवल कारनामे किए हैं, और कारनामे भी नहीं, वो काले कारनामे मैं कहूंगा, और एक तरफ है काम। मुझे पत्रकार बंधु पूछते हैं कई बार कि आपका चुनाव किनके बीच में होने वाला है? हिमानी जी, मैं कहता हूं यह चुनाव काम बनाम कारनामे होने वाला है। तो उत्तराखंड की जनता इन कारनामे करने वालों को। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रचार के रंग भी तेज हो रहे हैं। कैंपेन के तहत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा समेत अन्य सीटों पर भी प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चमोली जिले के थराली में डोर टू डोर कैंपेन किया। कुलसारी बाजार में पैदल चलकर मुख्यमंत्री धामी ने बीजेपी प्रत्याशी भूपाल राम टमटा के लिए वोट मांगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर की जनता में बीजेपी को लेकर जबरदस्त उत्साह है, जो बीजेपी के लिए जीत का आधार बनेगा। नैनीताल विधानसभा सीट से निवर्तमान विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी संजीव आर्य ने नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। संजीव आर्य ने कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर एएनबी न्यूज से खास बातचीत के दौरान कहा कि विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस मैदान में है। नैनीताल विधानसभा सीट से निवर्तमान विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी संजीव आर्य लगातार कांग्रेस का कुनबा बढ़ाने का कार्य यहाँ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर ज्वाइनिंग का कार्य जारी है। आप देख सकते हैं संजीव आर्य खुद यहाँ पर ज्वाइन करवा रहे हैं लोगों को और कांग्रेस का कुनबा बढ़ा रहे हैं। उनसे बात करेंगे। संजीव जी, कांग्रेस का कुनबा लगातार बढ़ाने का कार्य आप कर रहे हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं? लोग किस तरीके से पहुँच रहे हैं? देखिए, एक चीज़ आज बिल्कुल स्पष्ट हो रही है
कि प्रदेश में जनता चाह रही है, भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। और विशेष रूप से हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार ने युवाओं को छला, जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी और उत्तराखंड में प्रत्येक वर्ष में 4 लाख युवाओं के हाथों में काम देने की बात थी। हमारी इतनी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मातृशक्ति आई है, जिसने डबल इंजन की सरकार को बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी कि महंगाई पर नियंत्रण होगा। तो निश्चित तौर पर मैं सबका आभार भी प्रकट कर रहा हूँ, धन्यवाद भी प्रकट कर रहा हूँ। दिन प्रतिदिन कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और मुझे विश्वास है कि इस बार नैनीताल विधानसभा, अब तक के जो नैनीताल का इतिहास है उसमें निश्चित तौर पर ऐतिहासिक मतों से कांग्रेस को आशीर्वाद मिलने जा रहा है। नैनीताल में 5 साल का आपका कार्यकाल रह चुका है, विश्वास लोगों का आपके प्रति जगह है। शायद यही वजह है कि इसी वजह से जो लोग हैं अब कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं, आपकी तरफ रुख कर रहे हैं। क्या विश्वास और भरोसा उनको दिलाना चाहेंगे? देखिए, हमने हमेशा नैनीताल के विकास के लिए काम किया है। हमने कोशिश की कि हम सब लोगों के लिए, सबको साथ लेकर चल पाएं और आज उसी की परिणति है कि लोगों का विश्वास कांग्रेस के प्रति बढ़ा है। जिस तरीके से नैनीताल विधानसभा के अंदर मैंने पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत, पूरी तन्मयता, तत्परता से काम किया है, आज उसकी परिणति है कि विभिन्न दलों से जुड़े लोग भी आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और लोगों को ये विश्वास है कि अगर राज्य में कोई भी सरकार अगर सही मायने में चल सकती है, सही से चल सकती है, तो उसको कांग्रेस ही चला सकती है। तो मुझे विश्वास है कि मात्र नैनीताल में ही नहीं, संपूर्ण प्रदेश में निश्चित तौर पर प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी, बढ़ाएंगे। आपसे आखिरी सवाल, एएनबी के माध्यम से नैनीताल की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या उनसे आग्रह करना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से नैनीताल के अपने प्रबुद्ध नागरिक गणों का, मेरे सम्मानित बुजुर्गों का, मातृशक्ति का, मैं अपने युवा साथियों से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपने संजीव आर्य को हमेशा अपना स्नेह, आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है और निश्चित तौर पर मैंने पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से, संपूर्ण मनोयोग से अपने पुराने कार्यकाल में यही कोशिश की है कि सर्वांगीण विकास इस क्षेत्र का हो। मुझे यही विश्वास है कि आने वाली जो हमारी 10 मार्च होगी, निश्चित तौर पर नैनीताल में कांग्रेस अच्छे ऐतिहासिक मतों से विजयश्री प्राप्त करेगी। तो संजीव आर्य का भी साफ कहना है कि जनता लगातार उन पर भरोसा करती है और संजीव आर्य को आशीर्वाद देने का काम नैनीताल की जनता करने वाली है। अमित चौधरी, एएनबी न्यूज़, नैनीताल। प्रशासन और चुनाव आयोग ने प्रस्तावित विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए कमर कस ली है। विधानसभा चुनाव के चलते प्रशासनिक स्तर पर व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने भी निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न कराने के लिए कमर कस ली है। चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पुलिस और चुनाव पर्यवेक्षकों ने संयुक्त रूप से यूपी और उत्तराखंड के कालागढ़ स्थित सीमावर्ती इलाकों का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने सुरक्षा संबंधी तैयारियों का जायजा लिया और मौके पर मौजूद थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिन्होंने मतदान स्थलों पर बिजली और पेयजल सहित अन्य जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने की भी हिदायत दी। बताते चले कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले का कालागढ़ यूपी और उत्तराखंड का सीमावर्ती शहर है और दोनों राज्यों की सीमा पर बसा होने के कारण कालागढ़ को बेहद संवेदनशील शहर माना जाता है। इसके अलावा कालागढ़ की आबादी वाला इलाका आरक्षित वन क्षेत्र से सटा होने से भी यहां पर घुसपैठ की आशंका बनी रहती है। इस मौके पर थानाध्यक्ष उमेश कुमार और उपनिरीक्षक प्रियंका नेगी के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड में होने वाले चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार प्रसार करना तेज शुरू कर दिया है। पार्टियों के बड़े नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे होने लगे हैं। वहीं देहरादून में 2 फरवरी को कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी का दौरा होना तय हुआ है। ये दौरा कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। इससे कार्यकर्ताओं में और जोश भी भर जाएगा। वहीं सहसपुर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी आरिंद्र शर्मा भी अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों से घर घर जाकर 4 धाम 4 काम का स्लोगन को सफल बना रहे हैं। आरिंद्र शर्मा से एएनबी न्यूज के संवाददाता हरीश खड़ेना ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपनी सीट को लेकर जीत का दम भरा और सरकार बनाने का भी दावा किया। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। राष्ट्रीय नेताओं के भी दौरे लगभग तय हो चुके हैं। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए सहसपुर विधानसभा क्षेत्र से आरिंद्र शर्मा जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि उनकी तैयारी इस क्षेत्र में कैसे चल रही है। शर्मा जी, आपका स्वागत है। जी, किस तरह की तैयारियां इस समय चल रही हैं विधानसभा में? जैसी चुनाव में होनी चाहिए उस तरह की तैयारियां हम लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छी तैयारियां हैं। चुनाव को जीतने की तैयारियां हैं।
क्या कोई राष्ट्रीय नेता आपके प्रचार के लिए आ रहा है कि सहसपुर विधानसभा? देखिए, हमारा हर कार्यकर्ता चुनाव में लगा हुआ है। वो अपने आप में ही एक नेता की तरह काम कर रहा है, कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। तो जहां आवश्यकता होगी वहाँ पर नेतागण भी आएंगे। तो ऐसी कोई आवश्यकता भी नहीं है। जब होगी तो ज़रूर बताया जाएगा हमारे केंद्रीय नेतृत्व को, और वो हमारे बीच में बड़े नेता भी आएंगे। नामांकन के दिन कई लोगों ने नाम अपना वापस ले लिया, तो क्या माने कि आनंद शर्मा की जो राह है वो काफ़ी आसान हो गई, या बीजेपी को काफ़ी झटका मिलेगा इससे? बिल्कुल झटका मिलेगा। हम सभी कांग्रेस जन एक मंच पर आ गए और ये बता दिया कि हम विकास की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और हमने सारे अपने जो भी छोटे मोटे संवाद के द्वारा हमने वो उनको भी सुलझा लिया, और सब लोग मिलकर कांग्रेस को सबसे बड़ी जीत सहसपुर से देने जा रहे हैं। आप लगातार क्षेत्र में है, सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के घर घर तक आपका जो ताल्लुक है वो बना हुआ है। क्या मानेगी कि कितना, क्या लग रहा है आपको कि इस बार लोग कितना सपोर्ट आपको करेंगे? बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। जनता, ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति का चुनाव नहीं है, जनता का चुनाव हो गया है। तो इसको जनता चुनाव लड़ रही है। क्या मुद्दे रह रहे हैं इस बार सहसपुर विधानसभा? हमारा जो है वो बेरोजगारी का मुद्दा है। वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं है। शीशमबाड़ा कूड़ा वहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ पेयजल की समस्या है। हमारे खिलाड़ियों के लिए वहाँ अच्छे मैदान नहीं है। हमारे खिलाड़ियों के लिए है वहाँ पर, हमारी जो महिलाओं के लिए कोई काम नहीं है। तो ये सारे मुद्दे हैं। महंगाई हमारा मुद्दा है। तो हम उन सभी मुद्दों को लेके जा रहे हैं जनता के बीच में, और जनता जो है हमको सराह रही है, कांग्रेस की नीतियों को। विकास, जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो विकास के नए रास्ते खोलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आनंद शर्मा, सहसपुर विधानसभा क्षेत्र से, जिनका कहना था कि अब इस बार उनकी राह काफ़ी आसान हो गई है, और इस बार जो सीट है सहसपुर की वो कांग्रेस के झोली में जाएगी। अपने सहयोगी रमन जायसवाल के साथ हरीश कनेडा, एनबी न्यूज, देहरादून। वक्त हो गया है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नामांकन पूर्ण होने के बाद अब 2022 विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसार और तेजी से शुरू हो गया है। सभी पार्टियां और प्रत्याशी अब प्रचार में पूरा दमखम भरने लगे हैं। उसी के तहत जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा सीट में भाजपा भी प्रचार में पूरी ताकत झोंकने लगी है और जनता को लुभाने में लगे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जसपुर भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र मोहन सिंघल के प्रचार के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी किया और इसी के साथ में डोर टू डोर कैंपेन भी किया। में डॉक्टर सिंघल इस बार चौथी बार जीतेंगे। सेवा का संकल्प लेकर वो जहां एक चिकित्सक हैं, उन्होंने जनता की सेवा डोर टू डोर जाकर करने का संकल्प लिया है और उनका एक बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ की जनता में है। सब लोग उनको बहुत अच्छा भी मानते हैं। जनता की सेवा वो चिकित्सक के रूप में भी कर चुके हैं, 3 बार यहाँ के विधायक रह के भी कर चुके हैं। जो इस बार उत्साह देखने को मिल रहा है जनता में, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि डॉक्टर सिंघल को इस बार यहाँ की जनता ने चौथी बार विधानसभा में भेजने का मन बना लिया है। नहीं, ये तो देखिए कि हम तो सामने देख रहे हैं, हमारी तो किसी से टक्कर ही नहीं है। इस बार तो हम सीधे आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पर्यवेक्षक जयवीर सिंह आर्य ने सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट की नगर निगम सभागार में बैठक ली। इस दौरान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाने की बात पर्यवेक्षक ने कही।
सभी को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। मंगलवार को नगर निगम सभागार में आयोजित बैठक के दौरान जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट को पर्यवेक्षक जयवीर सिंह आर्य ने बताया कि चुनाव आयोग ने 11 फरवरी तक किसी भी प्रकार की राजनीतिक रैली, धरने प्रदर्शन पर रोक लगाई है। इसलिए चुनाव को सुरक्षित संपन्न कराने की जिम्मेदारी उनकी और बढ़ जाती है। सभी मजिस्ट्रेट अपने अपने क्षेत्रों में आचार संहिता के उल्लंघन पर अपनी पैनी नजर रखें। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी अगर कहीं होता है तो उनके खिलाफ तत्काल एक्शन लें। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना उनकी पहली प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। आज की जो बैठक थी माननीय प्रेक्षक महोदय की अध्यक्षता में ली गई और इस बैठक का जो उद्देश्य था, हमारे जितने भी सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं, एआरओ महोदय हैं, एफएसटी एसएसटी टीम जितनी भी निर्वाचन कार्य में लगी हैं, उन सबको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से निर्वाचन जो है हम कराएंगे वो निष्पक्ष कराएंगे और निर्विवादित रूप से संपन्न कराएंगे। मुख्य उद्देश्य इसका ही। मॉडल बूथ जो हैं वो हमारे विधानसभा क्षेत्र में 2 हैं, इसके अतिरिक्त सखी बूथ भी हमारे क्षेत्र में 2। निर्वाचन संबंधी मीटिंग में प्रतिभाग नहीं करता है या इसके अतिरिक्त और भी निर्वाचन संबंधी ड्यूटी को ठीक ढंग से नहीं निभाता है तो माननीय प्रेक्षक महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उनके विरुद्ध। रानीखेत विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अतुल जोशी ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। क्षेत्रीय विधायक करण महारा के आवास पर उनका फूल माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया गया। जोशी के साथ साथ भाजपा को छोड़कर कई लोगों ने भी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। में लेके हम जा रहे हैं और लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। इस समय जो सड़कें कटी हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हमने काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया है, उनको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। पानी में हमने काम किया, उसको लेके लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है, बहुत लोग साथ दे रहे हैं। आप विकास पर क्या कहेंगे? देखिए, जो भी विकास है रानीखेत पर मेरे कार्यकाल में वो सब विधायक निधि से हुआ है और इस समय वित्त में हमारी करीब करीब 9 सड़कें पड़ी हुई हैं जो पिछले 1-2 साल से वित्त में पड़ी हैं। जो आज कैंडिडेट हैं 5 साल तक गायब रहे, अपनी सरकार से इन्होंने एक बार भी कोशिश नहीं की कि रानीखेत विधानसभा के किसी काम को आगे बढ़ाने की बात करें। परसों की उनकी प्रेस वार्ता में देख रहा था जिसमें उन्होंने आरोप लगाए हैं कि भवानी देवी पंपिंग योजना, नैता देवी पंपिंग योजना जो है रुग्ण है, उनका कार्रवाई नहीं हो रही। 5 साल से इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उनको शर्म आनी चाहिए सब कहते हुए। कांग्रेस की बनाई हुई पंपिंग योजनाएं हैं दोनों, और उन योजनाओं का अगर रखरखाव नहीं होगा, उन योजनाओं में अगर उनके पुनर्गठन के लिए अगर पैसा नहीं दिया जाएगा तो ये काम तो सरकार का था। और जो व्यक्ति ये आरोप लगा रहा है वो सरकार की तरफ से, जिसकी सरकार थी उस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहा है, उसको ये कहते हुए वो तो खुद ही मोहर लगा रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। सड़कों पर गड्ढे की बात करें, भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में, क्यों नहीं गड्ढे भरने के लिए पैसे दिए गए? ये उनको उत्तर देना चाहिए। लालकुआं विधानसभा से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव चिन्ह वितरण के बाद तैयारी तेज कर दी है। प्रत्याशी लगातार जनता के बीच जाकर अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। पूर्व राज्य मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कांग्रेस की पहली प्राथमिकता पूरे ही लालकुआं विधानसभा का विकास करना है, साथ ही नई योजनाओं को लेकर आना है। महिलाओं के लिए लाभान्वित विकास योजना और पूर्व में कांग्रेस की ओर से किए हुए विकास कार्यों को गति देना भी प्राथमिकता रहेगी। तो कांग्रेस ने कहा है कि हम सब में बढ़ोतरी करेंगे, इसको 1.5 गुना करेंगे और हमारी पुरानी योजनाएं सबको चालू करेंगे। तो हमें बाईपास होगा, लालकुआं निवासियों को मालिकाना हक 2000 सर्टिफिकेट के आधार पर मिलेगा और बंधुखत्ता आवासियों को उनकी भावना के अनुरूप अगर वो चाहेंगे नगर पालिका तो ठीक, पर नहीं चाहेंगे नगर पालिका तो राजस्व गांव के लिए जो प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ा। ऊधम सिंह नगर जनपद के नानकमत्ता से बड़ी खबर सामने आई, जहां एक होटल में पुलिस द्वारा छापेमारी कर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। 3 युवतियों सहित 4 युवक को गिरफ्तार भी किया गया। मौके से तमाम आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। होटल संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई हुई, होटल को सीज भी कर दिया है। बता दें कि नानकमत्ता शिवम वाटिका में रात में एंटी ह्यूमन
ट्रैफिकिंग सेल और नानकमत्ता पुलिस ने कार्रवाई की। उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के वन विभाग की पतरारामपुर रेंज के करणपुर में वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने चुनाव आचार संहिता के चलते शराब कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध रूप से शराब बनाने वाली भट्टियों को तोड़कर नष्ट किया। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लगी हुई है, वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से चौकस है और अवैध गतिविधियों और संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चलाए जा रहे सख्त अभियान के तहत करणपुर जंगल में मौके पर 5000 लीटर लहन और 7 भट्टियों को नष्ट किया और साथ ही एक शराब माफिया को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। हम लोग कुंडा पुलिस और वन विभाग की टीम ने संयुक्त गश्त करी, जिसमें करणपुर सेक्शन में 7 अवैध भट्टियां शराब की पाई गई, जिनको तोड़ के लगभग 5000 लीटर जो है लहन बर्बाद किया गया। अभियान चलता रहेगा। एक शराब निकालने वाले को पकड़ के पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है, जिसको पुलिस द्वारा जेल भेज। अल्मोड़ा जिले में वनाग्नि सुरक्षा समिति की बैठक जिलाधिकारी वंदना सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि जनपद में पिछले 2 वर्षों में जिन क्षेत्रों में वनाग्नि की घटना अधिक घटित हुई है, उन क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए उन क्षेत्रों के लिए 10 फरवरी से पहले एक ठोस कार्य योजना तैयार की जाए, ताकि इस वर्ष वनाग्नि की घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि इन क्षेत्रों में ग्राम स्तर तक वनाग्नि को रोकने हेतु जागरूकता अभियान भी चलाए जाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि वनों में लगने वाली आग से कई दुष्परिणाम सामने आते हैं। इसके लिए वनों में किसी भी क्षेत्र में वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए बेहतर प्रबंध किए जाएं। आप जानते हैं अल्मोड़ा वनाग्नि की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है, तो इसमें जिला स्तरीय वनाग्नि प्रबंधन समिति की आज बैठक थी, जिसमें डीएम मैडम की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। इसमें अन्य विभागों में जैसे पीडब्ल्यूडी, जल संस्थान और पुलिस से भी अधिकारीगण आए थे और इस पर चर्चा की गई कि किस तरीके से सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे से समन्वय स्थापित करके समस्त संसाधनों का इस्तेमाल करके एक साथ कैसे हम आगामी फायर सीजन में वनाग्नि रोकथाम पर अच्छी कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये भी अवगत कराया गया कि अगले 10-12 दिनों में 1 फरवरी से 10 फरवरी तक अल्मोड़ा जनपद में वर्किंग प्लान के प्रावधानों के अनुसार कंट्रोल बर्निंग की कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें भी जो समस्त हमारे जनपदवासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, वो लोग हमारे विभाग का सहयोग करें और स्वयं भी सतर्क रहें कि कंट्रोल बर्निंग की कार्रवाई अच्छे से हो सके। और इसी के साथ अपनों उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।